अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। मेरे साथ नाज़रीन मरियम नवाज़ हैं। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर फैसल वाडा और MQM के MNA मुस्तफ़ा कमाल को कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो गए हैं। शो का नोटिस बेसिकली होता है सबसे पहले कंटेम्प्ट की कार्रवाई में, और उसमें उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। जब एक्सप्लेनेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री ना हो, उसके बाद इंडाइट चार्ज फ्रेम किया जाता है, और चार्ज फ्रेम के बाद फिर प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाता है, फिर एविडेंस दिए जाते हैं। लेकिन जो शो का जारी करना अदालत की तरफ से, तो प्रामा फिशाई अदालत ये समझ लेती है कि इन्होंने कंटेम्प्ट की है और इसमें मटेरियल है। हम देखते हैं कि जब शो का जारी हो जाता है, तो मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में देखा है, सिवाय एक इमरान खान साहब का जो केस था जिसमें 2013 के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था कि RO का जो रोल था वो शर्मनाक था, उस पे उनको नोटिस हुआ था, तो उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी उसको एक्सेप्ट करके उनको जो है वो यानी उनके खिलाफ नोटिस डिस्चार्ज हो गया था। अदरवाइज़ हमने देखा है कि जब भी कंटेम्प्ट के नोटिस इस तरह होते हैं, या आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी पड़ती है, माफ़ी मांगे, फिर अदालत रिस्ट्रेन का मुजाहरा करके उसको यानी नोटिस डिस्चार्ज कर देती है। लेकिन जब आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगें, तो इसका मतलब है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने कंटेम्प्ट की है। तो आज की कार्रवाई इसके लिए अहम जो चीज़ है वो मरियम से जो पूछेंगे, वो बैंक नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, मैं समझता हूँ अगर आप इस वक्त देखें जो क्लैश एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में चल रहा है, तो जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब हैं, अगर कोई खैर खा है इस वक्त पूरी एग्जीक्यूटिव का, पूरी अदलिया में, तो वो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब हैं। 6 जजेस ने लेटर लिखा, उन्होंने एक रिमार्क भी ऐसा नहीं दिया जिससे कोई उन 6 जजेस के जो कंसर्न है उनको इंडोर्समेंट मिलती हो। उन्होंने तो मामला बल्कि एग्जीक्यूटिव को भेजा था। ये क्या वजह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब क्यों मजबूर हो गया और उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस किया है? इस हवाले से मरियम से बात करेंगे। मरियम, बताएं कि क्या आपको लगा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब क्यों मजबूर हुई है इस मामले पे नोटिस देने? देखिए, मैं अपनी असेसमेंट से पहले चीफ जस्टिस की अपनी पेश की गई वजूहात पहले बता देती हूँ। आज की समाअत में जब आगाज़ में उन्होंने ये कहा कि जब किसी फ़र्द के ऊपर बात होती है, अपनी ज़ात की भी मिसाल दी कि मेरे ऊपर जितनी मर्ज़ी तनकीद करें, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जब बात इदारे की आ जाती है, यानी बतौर इदारा अदलिया की, तो अदलिया का जो इदारा है उसका ताल्लुक़ अवाम से है, ये अवाम का इदारा है, और अवाम का जो इदारा है इसका हाल कुछ ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर आप उसके वकार के ऊपर बात करेंगे तो फिर हमें जवाब भी देना पड़ेगा। इसी वजह से हमने नोटिस लिया। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने ये भी कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तकारीर करके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जो कि पार्लियामेंट में भी बात कर सकते थे, उन्होंने ये चूज़ किया कि वो जाएँ नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वहाँ पर तकरीरें करके उन्होंने अदलिया के वकार को मजरू करने की कोशिश की, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हुक्मनामे में भी इनफैक्ट लिखवाया कि बज़ाहिर जो फैसल वाडा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया की जो तनकीद है वो तनकीद नहीं बल्कि वो उन्होंने तौहीन अदालत की है, ये लिखवाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि फैसल वाडा ने प्राइमा फिशाई, और ये भी लिखवाया है कि फैसल वाडा ने जो बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया के जजेस हैं उनके नाम लेके उनके बारे में बात की। उसके अलावा उन्होंने ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस के ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा हैं उन पर भी बात करने की कोशिश की। तो फिर फैसल वाडा पेश होकर बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ज़ाती हैसियत में भी बुलाया है, 15 दिनों में इज़हार वजू का नोटिस जारी। रिमार्क से क्या लगा चीफ जस्टिस? आज के रिमार्क्स देखिए, रिमार्क से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वैसे नहीं लगे जिस तरह से वो यूजुअली काफ़ी बरहम हो जाते हैं, या फिर बड़ी रिस्ट्रेन का मुजाहरा बहुत ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने शुरू में ये प्रोसीडिंग चला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो चला रहे हैं, एक तो वजह ये भी हो सकती है मरियम, हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइज साहब खुद जो कंटेम्प्ट पे जिस तरह वो उन्होंने रिलायंस नहीं किया कभी भी। तौहीन अदालत की कार्रवाई मेरा नहीं ख्याल कि किसी खिलाफ उन्होंने की हो। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी बताया जाता है कि उन्होंने अवॉइड ही करते थे। तो अब ये भी हो सकता है कि मुमकिन है कि वो अपनी लेगेसी में उस चीज़ को ऐड ना करने चाह रहे हों, लेकिन अब वो हो गई है एक तरह से। अब वो इसको किस तरह से लेकर चलते हैं ये भी देखना होगा। आज उन्होंने ये भी कहा कि पूछा एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जो उनके सामने थे कि आप बताएं कि हम क्या कार्रवाई करें फैसल वाडा के खिलाफ। हालांकि जाहिर है जब आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में बैठे हैं पहले तो आपने नोटिस ही करना है, तो उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल कुछ रिलक्टेंट दिखाई दिए। वो नहीं कह रहे थे कि आप शो कॉज करें, वो कह रहे थे आप एक नोटिस कर दें। तो आखिर में चीफ जस्टिस ने ऑर्डर लिखवाते हुए कहा कि आई एम सॉरी लेकिन वी हैव टू इशू कंटेम्प्ट। देखें, ये एक स्टेप वो आगे गए हैं चीफ जस्टिस। जो असल बात है आर्डर एक स्टेप आगे गए हैं, और फैसल वाडा साहब को भी समझ आ जानी चाहिए कि ये कंटेम्प्ट में शो का उनको सिंपल नोटिस नहीं होगा।
और ये सिर्फ फैसल वाडा को नहीं है ना, चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि वो कौन है, वो जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया गया मुस्तफ़ा कमाल है। फिर हमारी तरफ इशारा करके पूछा कि बताएं आप मीडिया वाले कि मुस्तफ़ा कमाल ने कहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मेरे सारे साथी कराची कह रहे थे, मैंने कहा नहीं वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब ही आए थे। तो फिर वो आए एक और जर्नलिस्ट, उन्होंने खड़े होकर बताया कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा हमारे मुंह पर आकर आपने तनकीद की है, यानी इधर अच्छा मरियम उसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हाँ। वो ये है कि जो मुस्तफ़ा कमाल है गालिबन ये ज़िला नाज़िम थे 12 मई का जब वाक़या हुआ था 2007, और जस्टिस काजी फैज़ साहब 12 मई को भूले नहीं है। बिल्कुल। और 12 मई में जब ये सिंध हाई कोर्ट में मैटर चला था तो ये एमआईकस भी थे जस्टिस काजी फैज़ साहब उस वक्त, और एमक्यूएम को तो उन्होंने जो फैज़ाबाद धरना की उनकी जो सबसे समझता हूँ कि वो उनके दिल के करीब जजमेंट है, जिसको 2 आईजी ने डिस्कार्ड किया, फॉर्मर आईजी, उसमें भी एमक्यूएम का जिक्र के 12 मई वालों के हवाले से, और 12 मई वालों के उन्होंने बल्कि पूछा कि इंक्वायरी कमीशन ने क्या उनसे पूछा। हाँ। तो मुस्तफ़ा कमाल का मुझे याद है उस वक्त भी बड़े एग्रेसिव होते थे। अच्छा दोनों फैसल वाडा भी और मुस्तफ़ा कमाल ये भी कराची से हैं। जस्टिस काजी फैज़ साहब ने सारी प्रैक्टिस कराची से की है, तो क्या कोई माजी से जुड़े वाक़यात, कोई फैसल वाडा साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस माजी की, ये चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि यार ये अब बहुत ज़्यादा ही हो गया है, ये कहा उन्होंने? नहीं, मैं ये असेस कर रहा हूँ। हाँ। कि क्या आप समझती हैं कि क्या कोई माजी से जो उनके किरदार हैं, या तो तलाल चौधरी ने भी वही बात की, उधर नहीं गए, क्या कामरान टिसोरी की तरफ भी तो नहीं गए। हाँ। और ओन चौधरी की तरफ भी नहीं गए, उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को ही क्यों अलग किया, अब आगे चल के क्या बाकियों को भी ऐड करेंगे या नहीं। तो हाँ ये तो है कि अब हम किसी की नीयत पर तो नहीं जा सकते, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब भूला नहीं करते बातों को, और वो कहते हैं कि हम माजी के कोर्स को दुरुस्त करेंगे तो ही आगे चलेंगे। अब मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज भी आते, हालांकि मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने तौहीन अदालत की ये कार्रवाई शुरू नहीं की है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि भुट्टो का केस आपने इतने साल बाद किया, कहते हैं हमने तो भुट्टो का केस टेकअप किया, रेफरेंस क्या मुस्तफ़ा कमाल कोई दरख्वास्त लेकर आए थे, फिर कहते हैं हम भुट्टो को जिंदा तो नहीं कर सकते थे, जो ठीक कर सकते थे वो हमने ठीक किया है। उन्होंने कहा कि हम हसास मामलात पर भी करते हैं। ये दोनों मेंबर पार्लियामेंट कमाल साहब को समझ नहीं है ना, वहाँ उनको कह दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और समझ नहीं आती कि आपने जब भुट्टो केस का किया तो भुट्टो केस का फैसला उसका क्रेडिट चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनको कर रहे हैं टारगेट, तो ये चीज़ तो बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है असनाद साहब, उन्होंने कहा है कि अगर आपको टारगेट करना है या अटैक करना है तो आप किसी फर्द के ऊपर करें, किसी शख्सियत के ऊपर करें, पूरे इदारे पर यानी जैसे बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला साहब का नाम लेके उनको जो मर्जी कह दें, लेकिन अदलिया का नाम ना लें। ये बात उन्होंने 2-3 दफ़ा रिपीटेडली कही, तो फिर उससे ये लगा कि शायद यही नोशन लग रहा है कि भाई जजों को सिंगल आउट करके जो मर्जी का हो, पूरी अदलिया को ना कहो कि 137वां नंबर है तो आपके तो बुरे हाल है, आपके ज़ेरे इल्तिवा केसेस हैं। मुझे ये लगता है कि जस्टिस काजी फैज़ साहब क्योंकि 6 जजेस ने जो लेटर लिखा, बाजार ये लगा कि वो खुश नहीं थे, वो समझ रहे हैं कि मेरे हवाले से कोई कंस्पिरेसी हुई या वो जो भी, और उन जजेस ने जो भी जो कहते हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है उस पर भी जस्टिस काजी फैज़ साहब ने कोई रिमार्क अभी तक नहीं दिया कि ये जजेस के जो कंसर्न हैं वो ठीक हैं, हालांकि बीइंग हेड उनको चाहिए कि वो कोई थोड़ी सपोर्ट वगैरह वो नहीं, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अभी तक इन जजेस के मामले में नहीं, लेकिन ये जो एक है कि जी कंटेम्प्ट नोटिस कम से कम कहीं ताकि एक थोड़ा सा डेटरेंस बन जाए, और ये जो मुतवातर हो रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रुक जाएं, या एक सज़ा ना हो सिंपल ताकि सारे रुक जाएं, ये भी हो सकता है, या आप क्या कहती हैं? क्या मुझे तो आज के माहौल से यही लगा कि वो सिंपली वो कल मोहम्मद हनीफ साहब ने कॉलम भी लिखा था ना, पहले सॉरी बोलो वाला हिसाब ही लगा कि वो आके सॉरी बोल देंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। हमारे सारे इदारे इस वक्त अपॉलॉजीज़ मांग रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि फैसल वाडा शायद यहाँ पर आके अपॉलॉजी कर भी लें, उनको माफ़ कर भी दिया जाए, लेकिन डिटेरेंस क्रिएट करने के लिए आपको कम से कम एक सख्त लहजा तो रखना होगा, जो आपके मिजाज का हिस्सा भी है। कि मरियम जब साकिब निसार ने तलाल चौधरी, दनियाल अजीज और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट कार्रवाई की तो हम सब ने उसकी मुखालफत की कि भाई जो भी है आप लोग अपना किरदार ठीक करेंगे, मामलात है। यहाँ ज़रा थोड़ा और है कि इंटिमिडेशन है, फिर ये है कि उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई यहाँ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोगों ने जो है जलसे की, बिल्कुल उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। मुझे जो लग रहा है कि जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं और जो ये सियासतदान है ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो जजेस उनके खिलाफ हमने सख्त ट्यून इस्तेमाल की, जैसे एजाजुल हसन, जैसे बंदियाल, तो इसी तरह ये भी कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये जजेस कंटेम्प्ट पे बिलीव तो नहीं करते, लेकिन
मुझे जो लग रहा है कि फिर अल्टीमेट ये है कि वो जो पीटीआई को रिलीफ मिलने शुरू हो जाएंगे जहां उनके बनते हैं जो रुकी हुई हैं, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को परेशानी होगी, और लग ये रहा है कि यही होगा। देखिए हसन साहब, बार बार सब बात करते हैं कि अगर ये जजेस को किसी भी तरह चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो जाएंगे तो फायदा अल्टीमेटली पीटीआई का होगा। अब इस वक्त मसला ये है कि केसेस भी तो पीटीआई के ही खिलाफ है ना। माजी में मुस्लिम लीग नून सफर कर रही थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने किया, तो अब बारी पीटीआई की है, तो जिसके ऊपर सख्ती गुजर रही है रिलीफ अल्टीमेटली उसी को मिलेगा। अब हर रिलीफ को इस चीज़ से जोड़ देना कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव का अदलिया के साथ मुखालफत चल रही है तो इसलिए हो रहा है। अब दूसरा, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा अगर पहले ही दिन, कल भी ये बात हुई, अगर वो पहले ही दिन 6 जजेस के खत के मामले के ऊपर भले एग्जीक्यूटिव को ही डिफेंड करते लेकिन ये कह देते कि मैं अपने साथी जजेस के साथ खड़ा हूँ, उनके खिलाफ जो चलने वाली किरदार कशी की मुहिम है सोशल मीडिया पर, वो नहीं चलनी चाहिए। कहाँ से शुरू हुई जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम, कहाँ से चलना शुरू हुई जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ, तो उसको अगर पहले दिन रोक देते तो मामला आज यहाँ तक नहीं पहुँचता, आपको कंटेम्प्ट भी ना करनी पड़ती। मेरा ख्याल है एक चीज़ है कि हमारी अदालतें ये किरदारों पर होती हैं, पीछे जो हिदायतकार और प्रोड्यूसर होते हैं उधर कोई नहीं जाता कि फिल्म बना कौन रहा है। देखिए आप अब इदारों को तबाह करने वाली बात करें, आज भी चीफ जस्टिस ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि इदारों के मुतालिक हमने कब कहा है कि इदारे जो हैं वो आप भी हिदायतकारों की बात हिदायतकार को इदारे, मैंने वर्ड नहीं यूज किया लेकिन बात ये है कि अब मैं कल वही जिस तरह कंपैरिजन कर रहा था कि जस्टिस कादी फैज़ ईसा और सरीना ईसा किसी टाइम पे साहिल थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, और कादी साहब भी जो आज इमरान खान जिन लोगों को अटैक कर रहे हैं उन्हीं को कादी साहब कर रहे थे। आज इमरान खान जो है वो बैठे थे जेल में और उनकी बहनें, उनकी फैमिली जो है वो कोर्ट रूम में थी, और तो ये सिलसिला मैं वही कह रहा हूँ कि किरदार चेंज होते हैं। किरदारों के पीछे भी तो जाना चाहिए, या ये है कि किरदारों जो पीछे बना रहे हैं उनको ही चाहिए कि अपने आप को मामला ठीक करें। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा उनसे गलती ये हो रही है, जो मैं आप भी इसको सेकंड करेंगे, कि ये जो जजेस हैं जैसे बाबर सत्तार और जैसे अतर मिनल्ला या और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जी, ये पीछे इन चीज़ों से बल्कि ये नहीं रुकेंगे। बल्कि देखिए अब मुझे लगता है कि हमारे जजेस को के ऊपर जितनी तनकीद हुई है ये डिफरेंट, कल आपने भी कहा ये डिफरेंट तरह के जजेस हैं। ये वो जजेस नहीं हैं जो आपकी बातों से ब्लैकमेल होकर पीछे होकर बैठ जाएंगे, फैसलों में अपनी साइड चेंज कर लेंगे, वो डट गए। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि हम इतने बदकिस्मत मुल्क में रहते हैं कि यहाँ पर जिसके पास भी इख्तियार आता है, आप देखिए चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा से हमें कितनी उम्मीदें थी, हमें था कि जब वो आएंगे तो वो इन किरदारों के पीछे असल जो चेहरे हैं उनको बेनकाब करेंगे, लेकिन फिर जब आप उस कुर्सी पर आके बैठते हो तो आपको पता चलता है कि वो असल चेहरे शायद इतने दागदार नहीं है जितने वो हमारे अवाम को या हमें दिखाई देते हैं। वो पावर पे आके बैठने के बाद कुछ और हो जाते हैं। यही हाल इमरान खान का था, जो कुछ वो करते रहे, फिर आज जब वो खुद सफ़र कर रहे हैं और उनको सफ़र कराने वाले भी वो सिर्फ देखे ना, सिर्फ सीट्स बदली हैं, चेहरे भी वही हैं, पीछे काम करने वाले भी वही हैं, लेकिन वो आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीछे वाले जैसे चाह रहे हैं उनको लड़ा रहे हैं। माजी में भी वो यही कर रहे थे, इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे थे। आज ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज की जो रिमार्क थे कादी फैज़ ईसा साहब के, क्या उनसे लगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं? यानी जो कह रहे थे कि रिस्ट्रेन करें, मैं चाहता हूं कि करूं, फिर कंटेम्प्ट भी कर दिया, सिंपल नोटिस नहीं किया, क्या कोई अहम चीज़ जो बात उनसे की हो जिनसे आप समझती हैं कि वो इस तरफ जा रहे हैं या ये करेंगे? देखिए मुझे आज उनके रिमार्क से या उनकी टोन से या ओवरऑल अदालती माहौल से ये लगा कि फैसल वाउडा की डिफेंस ज़्यादा है यहाँ पर और उनके ख़िलाफ़ चीज़ें ज़्यादा कम हैं। वो इस तरह के चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने मुख्तलिफ रिमार्क्स के ज़रिए ये कहा कि हम तो पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहते हैं, आप दोनों मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप लोग जाके अपने पार्लियामेंट में तकरीरें क्यों नहीं कर देते। फिर उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी। आज उन्होंने मिसाल देते हुए ये कहा कि हम एक शख्स की वजह से इदारे को बुरा नहीं कह सकते। फिर कहा कि कुछ अगर एक सहाफ़ी बुरा है तो हम पूरे सहाफ़ती शोबे को बुरा नहीं कह सकते। फिर ये भी कहा कि हम तो अपनी गलतियां बुरे हैं लेकिन ऐसा बुरी नहीं है, मतलब एजेंसी, तो वो उनका ये कहना था। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कुछ जजेस बुरे हो सकते हैं। फिर कहा कि मार्शल लॉ की जिन जजेस ने माजी में तौसीक की उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो नहीं आती ना, मैं तो उन जजेस की तरह नहीं हूँ। तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा का मौक़िफ़ इस मामले में कुछ ये है कि अगर एक आध सेनेटर आके बात कर भी रहा है जुडिशरी के ऊपर तो दैट डजंट मीन्स कि पूरी पार्लियामेंट का यही मौक़िफ़ है। क्या आप समझती हैं कि कादी फैज़ ईसा मौजूदा हालात में न्यूट्रल हो गए? देखिए एक तरफ जजेज हैं, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट है, वो न्यूट्रल हो गए हैं कि भाई जाए, मैंने एक्सटेंशन भी नहीं लेनी, मैं अब जा रहा हूँ बाहर, 1 हफ्ते बाद आऊँगा। हालांकि इन वक्त क्रिटिकल हालात हैं, मे भी वो मुश्किल कोई बहुत मजबूरी होगी जा रहे होंगे, लेकिन बंजाल साहब तो एक दिन भी नहीं गए थे। लेकिन वो जो बज़ाहिर ये लग रहा है जिस तरह आज उनकी ट्यून थी, वो माइंड अपना बना चुके हैं कि ठीक है ये जाने इनका काम, वो एक हद तक ही चीज़ों को चलाएँगे, उससे आगे ना
इदारों एग्जेक्टिव के खिलाफ जाएंगे, ना वो अपने जजेस के खिलाफ एज सच जाएंगे। बस वो एक प्लेटफॉर्म तो चलें। अब फैसल वो जजेस के खिलाफ जाने की बात नहीं, I'm sorry आपकी बात काट रही हूँ, उनको अपने जजेस के हर सूरत साथ खड़ा होना चाहिए था। अब तो यही मैं कह रहा हूं, न्यूट्रल थोड़ा सा वक्त रह गया है, उनको चाहिए कि कम से कम वो अपनी जुडिशरी के इस मामले में खड़े हो जाएं। आपके अगर बुरे जजेस हैं तो बात जस्टिस मंसूर अली शाह वाली है, आप उनको जरूर बाहर निकालें, एक रिवायत बनाए ना, एक लेगेसी क्रिएट करेंगे। अब आपके पास 5 माह का बहुत कम अरसा रह गया है, उस अरसे में अगर कोई लेगेसी दुरुस्त हो सकती है तो उसे करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। न्यूट्रल के जहाँ तक रहने की बात है तो हाँ, चीफ जस्टिस कादी फैज़ की टोन मैं आपको बता रही हूँ खिलाफ तवक्को एग्रेसिव नहीं थी, बहुत कामली ना इधर थी ना उधर चलाई नहीं थी, अपने जजेस के साथ भी नहीं थी। वो ये कह रहे थे कि देखे ना आप हमारे फैसलों के ऊपर तो एंड पे जाके उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये जिक्र तो नहीं किया नहीं करो, अतर में ये जिक्र तो नहीं किया कि मौलवी इफ्तिखारुद्दीन वो किने इतनी थ्रेटनिंग ट्यून इस्तेमाल की और उनको बेल जो है वो जैसे अतर मिलना दे दी। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं की, नाम ही नहीं लिया। मैं यही तो कह रही हूँ कि खिलाफ तवक्को था ये। वैसे चीफ जस्टिस कादी फैज़ का अमूमी तौर पर होता है ना, उनके सामने कोई बंदा आता है, वो पूछते हैं हु आर यू, ये भी नहीं पूछा फैसल वाउडा कौन है, ये भी नहीं पूछा कैसे मुंतखब होके आए, उनको सब कुछ आज पहले से मालूम था और वो काफ़ी कामली इस पूरी प्रोसीडिंग को चला रहे थे। तो लगे रहा है कि अगर फैसल वाउडा आके अनकंडीशनल अपॉलजी दे दें तो शायद वहीं पर ये भी लगता है मरियम की ये चीज़ है कि एक सेक्शन जो हुकूमत में एक्टिव है कि जी कोई ग्रैंड डायलॉग हो जाए, मामलात सुलझाए जाएं, जिसकी चांसेस बहुत कम है इस वक्त। किस चीज़ के मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में, ताकि वो सेक्शन समझता है कि ये जो लोग हैं फैसल वाडा और इन लोगों, इनको भी ताकि लगाम दी जाए। और उसके लिए ये सिंपल अब कंटेम्प्ट हो गई है, अब खामोशी रहेगी, एक माहौल बनाया जाएगा अनटिल अनलेस कोई नया वाकया ना हो। मेरा आपसे सवाल है, आपको लगता है फैसल वाडा को देखते हुए कि क्या उनके खिलाफ सिर्फ एक तौहीन अदालत की सिंपल कार्रवाई शुरू करने से उनको स्टॉप लगाया जा सकता है? यही वो फैसल वाउडा है जो 2020 में बूट लेके PMLN और पीपल्स पार्टी को दिखाने आए थे कि आप बूट वाली पार्टी हैं। फिर वो इमरान खान के साथ रहे, फिर इमरान खान के आबी वसाइल के वजीर थे, इलेक्शन कमीशन ने उनको दोहरी शरीयत पर नाअहल कर दिया, तो नाअहली के बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए, माफ़ी मांगी, इमरान खान को भी छोड़ दिया और फिर अचानक से 1 साल बाद नमूदार हुए। जो पेश गोइयाँ इलेक्शन से पहले की और ये कहते थे कि कादी फैज़ साहब ये करेंगे, वही मैं कहता हूँ कि कादी साहब वही किया, डिस्क्रेडिट करने में वाडा साहब का भी बड़ा। और फिर चीफ जस्टिस को के बारे में कल रात बैठे प्रोग्राम में फैसल वाडा कह रहे हैं कि मुझे फख्र है कि मैं एक ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश होने जा रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि क्या फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत की महज कार्रवाई शुरू कर देने से ऐसे किरदारों को कोई लगाम डाली जा सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ रुक जाएगा काम, ये बात ठीक है, लेकिन बात ये है अपॉलजी तक लेकर आते हैं, अगर तो वो यहाँ आके डट जाते हैं अपनी कई सारी बातों पर, तो फिर किसी और तरफ निकल नहीं। वो बात यही है मरियम के इस वक्त तक जो सूरत हाल है हमारे मुल्क में, वो यही होता है कि किरदार कभी कादी फैज़ साहब आ जाते हैं, कभी इमरान खान आ जाते हैं, कभी फैसल वाडा आ जाएंगे, लेकिन जो फिल्म बनाते हैं उनकी जब तक फिल्म रुकेगी नहीं, कि चीज़ें रुकेगी जब तक नहीं, उनकी स्क्रिप्ट चेंज नहीं वो या वो माहौल चेंज नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि वहाँ भी एक तब्दीली सोच की बड़ी ज़रूरी है और बेहतर है कि मामलात सुलझाओ की तरफ लेके जाया जाए और बातचीत से मामलात की जाए। और ये जजेस वो हैं जो आप ये नहीं कह सकते कि ये को PTI के सपोर्टर, ये तो PTI के विक्टिम रहे हैं। अगर आप इस तरह उनको अटैक करेंगे तो ये जजेस नहीं उस तरह रुकेंगे, बल्कि ज़्यादा ही मैं तो समझता हूँ कि और ये कंटेम्प्ट के बजाय जो असल चीज़ है, जहाँ जिसको इंसाफ मिलता है वो इंसाफ दे दिया जाए, फिर बस बातें करते रहें, जो भी हो सकती हैं हो जाए। देखिए अदलिया को मुझे लगता है बतौर इदारा इतना रिस्पॉन्सिव भी नहीं होना चाहिए, बल्कि रिस्ट्रेंट ही रखना चाहिए था। सिर्फ इतना होना चाहिए था, एक नोशन आ जाता कि हम सब मुत्तहिद हैं और हमारे बारे में नहीं। तो आज की चीफ जस्टिस साहब के कंटेम्प्ट से आपको नहीं लगा कि अदलिया एक पेज पे आ गई है? देखिए मैं आपको कह रही हूँ, उनके अभी गुशकेस करना मुमकिन नहीं है। 5 जून को जब दोबारा समात होगी, उनके पास पेमरा का दिया गया ट्रांसक्रिप्ट भी होगा, फिर जो उनके मूड या फिर 3 जून को रिजर्व सीट वाला केस है। बिल्कुल 3 जून को उससे भी क्लियर हो जाएगा। महीना बहुत इस दफा जो है वो, अगर रिजर्व सीट हो कि वो खुद अब एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत के लिए मसला है, वो मे भी चाहेंगे यार ऐसा चीफ जस्टिस आगे चलाया जाए, कंटेम्प्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाए, उसके लिए 3 जून का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लार्जर बेंच में कौन से 2 जज ऐड होंगे या 4 जज ऐड होंगे और क्या उनकी सोच होगी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्योंकि हेड करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कादी साहब तो 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। 1 हफ्ते के लिए आई थिंक कम दिनों 5 दिनों के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है कि जस्टिस मुनीब कब वोट टेकिंग उनकी होगी, इस दौरान वो क्या क्या करेंगे। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ तवज्जो भी हम लोग बातें कर रहे थे तो निकली कि आपको याद है जब साइफर वाला केस आया था और लेवल प्लेइंग फील्ड उसके दौरान आके कहा था इन्होंने PTI वालों ने, शेख शाहीन वगैरह ने, तो उस वक्त जस्टिस सरदार तारिक कायम मुकाम चीफ जस्टिस
जजेस जी, थे, जस्टिस जी, आतिफ अजीज साहब जी, बाहर थे मुल्क से, तो जस्टिस सरदार तारिक ने ये कहा था कि मैं अपने सीनियर जजेस से मुशावरत करके केस फिक्स कर देता हूँ, और केस फिक्स भी हो गया जी, था। जी, जी। तो क्या जस्टिस मुनीब के सामने अगर कोई यहाँ मैटर आता है इन दिनों में, वो भी तो क्या कमेटी, वो नहीं कर वो भी सकते? कमेटी से बात करेंगे। कमेटी मेरा ख्याल है उनके बाद जैसे मुनीब के बाद जस्टिस याहिया अमीन और जस्टिस याहिया रह जाएंगे। ये अच्छी बात है कि अब कमेटी के जरिए सुप्रीम कोर्ट चले, लेकिन अब भी देख रहे हैं कि डिस्क्रिशन इस्तेमाल हो रही है। लाइव स्ट्रीमिंग कल नहीं हुई, वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि बेंच का फैसला नहीं है। आज लाइव कवरेज नहीं दी गई, जो कार्रवाई हुई वो भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि बेंच का फैसला नहीं लग रहा। ये जो है पिक एंड चूज, कुछ केसेस जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं। ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग है। आखिरी बात, ये जो फ़ोटो लीक हुआ पिक्चर इमरान खान साहब की, इस पे आप कुछ ला क्लर्क भी ज़ेर ताब हैं, आपका क्या ख्याल है? ये इग्नोर नहीं कर देना चाहिए? परसेप्शन तो ये जाएगी अगर आप अपने ऑफिशियल के खिलाफ या ला क्लर्क के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो बज़ाहिर ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में आके ये कर रही है। देखिए हसनान साहब, अब वक्त वो आ गया है जहां हमारी सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये वो दौर नहीं है जिसमें आप पाबंदियां लगाओगे, आप चंद लॉ क्लर्क्स को फारिग कर दोगे, आप चंद वकला के ऊपर कार्रवाई कर लोगे, उससे ये नोशन जाएगा कि आप कितना बंद करोगे। एक और दबाव में आके कर रहे हैं सब। बिल्कुल, आपको जरूरत क्या है? और कल देखे ना, इतना वो जो लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ, बज़ाहिर ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी के कहने पे ये हो गया। ये जो बड़ा मसला बनता है, ये ऑप्टिक्स बड़े गलत जाते हैं। खैर, देखिए 2 जजेस की कमेटी बनाई हुई है ना, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उस कमेटी की कोई कंसर्न नहीं होती। लेकिन वो बजाय इसके कि कोई ला क्लर्क, कोई ऑफिशियल को ग्रिल करें कि जी ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट कर देते। ये माजी में भी ऐसे वाकयात होते रहे, इग्नोर कर देने चाहिए, वार्न कर देना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग का लेकिन ये जगह बनेगी कि अगर ये इस तरह की जी क्रिमिनल की कार्रवाई हो जाए, ये थ्रेट, ये चीज़ें हो रही हैं, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है और इसका मैसेज मुल्क में अच्छा नहीं जाएगा। मरियम नवाज़, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।